नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, आज की क्लास में बात करेंगे भैया संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक रहने वाला है। आपका मॉडल पेपर है, आप ज़रूर चेक करें, यहाँ पर अपना स्कोर बताएं। अगर आज पेपर हो रहा है, इस मॉडल पेपर पे 30 प्रश्न हैं और व्याकरण प्लस पेडागोजी के सभी कंबाइन किया गया प्रश्न है, आपके सिलेबस के आधार पर है, तो ज़रूर आज चेक करें। टारगेट 30 में 30 है, संस्कृत भाषा में 30 में 30 लाना है, तो मॉडल पेपर यह देख के जाइए। और आपके एग्जाम में जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनका सिलेक्शन किया गया है नए एग्जाम पैटर्न पर। जो भी आपका प्रश्न संभावित प्रश्न होने वाला है, तो मॉडल पेपर जरूर होता है आपके लिए सिलेक्शन के लिए, तैयारी के लिए। कैसे हम तैयारी करें, तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर पर। इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मॉडल पेपर में पहला प्रश्न स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न संस्कृत से संबंधित क्या है मॉडल पेपर में, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। वर्ण का अर्थ है, वर्ण का अर्थ क्या होता है? पद होता है, शब्द होता है, अक्षर होता है, वाक्य होता है। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। वीडियो को इन तक देखिए, देख कर जाइए और ये 30 प्रश्न देख कर जाइए। वाकई में देखिए कि आप लोग अगर आज टेस्ट हो रहा है तो कितना आप संस्कृत में पा लेते हैं। वर्ण का अर्थ क्या होता है, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो वर्ण का अर्थ जो अक्षर होता है, वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर होता है। सेकंड प्रश्न देखेंगे, स्वर के कितने भेद होते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो स्वर होते हैं उसके कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के आपके 3 भेद होते हैं, स्वर्ग, विसर्ग संधि और आपकी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? या हम संस्कृत में व्यंजन को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं, सल बोलते हैं, यण बोलते हैं, हल बोलते हैं। तो व्यंजन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हल बोला जाता है। अच किसको? स्वर को बोला जाता है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे अपना स्कोर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वर को और क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है, अच कहा जाता है, जस कहा जाता है या अक कहा जाता है। तो अभी हमने व्यंजन को देखा था, व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। तो स्वर को क्या कहा जाएगा? अच कहा जाता है। जी हाँ, स्वर को अच कहा जाता है, व्यंजन को हल कहा जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, 5वां प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे क्योंकि यह मॉडल पेपर है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन तय होना है दोस्तों। प्रश्न यह है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं वह कौन से हैं? का से आ तक, का से ना तक, का से माँ तक या का से ज्ञा तक। तो स्पर्श व्यंजन बोला गया है। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह का से लेके माँ तक वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन के वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, काका गागा अइया, चाचा जजा अइया, टाटा डाडा आड़ा, पाफा बाबा माँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने आपके स्पर्श व्यंजन हैं। ये भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यंजनों के कुल कितने भेद होते हैं? जो आपके व्यंजन होते हैं उनके कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो व्यंजन के सभी लोग जानते हैं कितने भेद होते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। व्यंजन के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? व्यंजन के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है, महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है? जो आपका महेश्वर सूत्र है उसमें कितने सूत्रों की गणना होती है? तो सभी लोग जानते हैं महेश्वर सूत्र में आपके 14 यानी 14 सूत्रों की गणना होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, ता का उच्चारण स्थान है। जो हम ता बोलते हैं, जितने भी उच्चारण से संबंधित स्थान पूछे जाते हैं एक बार अपने मुख से जरूर और बोलिए। अब ता बोलिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा उच्चारण स्थान होगा। ता जैसे बोलते हैं, ता हमने जैसे बोला तो हमको पता चल गया कि यह दंत उच्चारण स्थान। ता का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ता, था, दा, धा ये सभी क्या है? दंतस्थ हैं। ठीक है, ये सभी आपके दंतस्थ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए जाते हैं? दोस्तों जो अंतस्थ के अंतर्गत वर्ण हैं उनमें कितने वर्ण आपके अंतस्थ के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी बताया था कि जो अंतस्थ, ठीक है, अभी दंतस्थ बताया था, दंतस्थ, लेकिन अब यहाँ पे अंतस्थ के अंतर्गत वर्ण में जो सम्मिलित किए जाते हैं वह कौन कौन से वर्ण हैं? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों।
तो सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा क्या, या वा राला। ये जो वर्ण कहलाते हैं ये आपके अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और ऊष्म वर्ण कौन है आपके, सा सा साहा, ये क्या है, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। और ताथा दादा ये क्या आ गया आपके, दंतस्थ वर्ण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आप सभी को नमन है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्र हित में सबसे जो योगदान होता है, सबसे अधिकतम योगदान आप सभी शिक्षकों का होता है। तो आप सभी शिक्षकों को नमन है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। जी हाँ दोस्तों, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। वीडियो पॉज करें, फटाफट कमेंट करें, जानें कि आप लोग कितना कर रहे हैं। तो आ ई उ ऋषि ली ए ओ ऐ औ, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं। ये जो 9 वर्ण है आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। दीर्घ संधि का उदाहरण बताना है। दीर्घ संधि का, रमेश है, सदैव, शीश है, पावक है। तो यहाँ पे दीर्घ संधि यानी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी है जिसमें आप अपना टाइम बचा सकते हैं, समय बचा सकते हैं और अदर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण यहाँ पे आपका हो जाएगा श्रीशा है। क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रमेश, ई ए मिल के आय में परिवर्तित हो जाता है। सदैव, पाव का है, ये आपका दीर्घ संधि नहीं है, तो आपका श्रीशय क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ये सभी मॉडल पेपर है दोस्तों, ये इसी टाइप का आपका पेपर आएगा, हो सकता है इनमें से प्रश्न आ सकते हैं। तो गुण संधि का सूत्र क्या है, गुण संधि का सूत्र क्या है, वृद्धिरेचि है, अकह सवर्णे दीर्घ है, आद गुण है, या इको यणचि है। तो गुण संधि का सूत्र जो है आपका हो जाएगा आद गुण जो है, यह गुण संधि का सूत्र होगा। दोस्तों यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर बनाया गया है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पर बनाया गया है, पिछले पेपर को देखकर बनाया गया है। तो ऐसा मत समझिएगा कि यही प्रश्न आएंगे, आ सकते हैं, मॉडल पेपर है आपका, ठीक है। आप सभी लोग ज्ञानी हैं और सभी लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। रामस सेते किस सूत्र का उदाहरण है। तो ये सा मैंने एक आपको बताया था, अगर मेरे क्लास ज्वाइन किया होगा, कि ये सा आधा समय परिवर्तित हो जाता है, आधा समय परिवर्तित हो जाता है। यह किस सूत्र का उदाहरण है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुतो, ठीक है। पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, संस्कृत है, बहुत समझते हैं कि सरल होती है। तो इस्तो, इश्चुना, इश्चुह है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न आ गया कि रामश्चेते किस सूत्र का उदाहरण, तो आप लोग समझ जाएंगे कि सर ऐसा बोले, सर बोलने में अटक रहे थे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सभी का कमेंट आना चाहिए। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। आइए देख लेते हैं, आइए देखेंगे। यथाशक्ति में सभी लोग जानते हैं अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है, नहीं तो द्वंद्व समास हो जाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि पितरों में समास होगा। पितरों में क्या समास होगा, अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, या द्वंद्व होगा। तो माता चा पिता चा, इसका विच्छेद करें तो माता चा पिता चा, यानी कि माता पिता दोनों आपके प्रधान हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। सभी मित्रों को वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, डेली क्लासेज होती है सभी, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती का चैनल है, आप लोगों का परिवार है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, सभी लोग कमेंट करेंगे। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होगी, तृतीय होगी, चतुर्थी होगी, या पंचमी होगी। तो आपके कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें आपका द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कर्ता ने कर्म को, कर्ता पहली विभक्ति है, कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, तो कर्म कारक आपकी कौन सी है, पहला कर्ता, दूसरा कर्म हो गया, ठीक है, तो आपका द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पुत्रेण सह माता गच्छति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति होगी।
पुत्रेण सह माता गच्छति, तो पुत्रेण में जो है कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया होगी, तृतीया होगी, चतुर्थी होगी, पंचमी होगी, पुत्रेण। ठीक है, कौन सी विभक्ति होगी? सभी लोग कमेंट करेंगे, कमेंट कीजिए दोस्तों, अभी मौका है। यहाँ पे आपका तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभी सबके पास मौका है, अपना स्कोर जरूर चेक कर सकते हैं कि 30 में से आप लोग कितना कर पा रहे हैं। अहम पुस्तकम पठामि को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। सभी प्रश्न संस्कृत में आएंगे, संस्कृत में लिया गया है। ठीक है, अहम पुस्तकम पठामि को जब आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए बोला जाएगा तो कैसे करेंगे? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, अहम पुस्तकम पठामि। तो अहम पुस्तकम पठामि को कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो मया पुस्तकम क्या होगा? पठ्यते हो जाएगा। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो कर्मवाच्य में करेंगे मया पुस्तकम पठामि, मया पुस्तकम पठ्यते हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न ले रहे हैं, स्क्रीन पर है। जितने मेरे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब करके आए हैं, सब्सक्राइब कर लिए, सदस्य कर लिए, इस परिवार का हिस्सा है, तो सभी को दिल से धन्यवाद है, स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पा धन कत्वा मिलकर बनेगा। यहाँ पे जो है मूल धातु पा है, मूल धातु पा है, कत्वा आपका क्या हो जाएगा? कत्वा यहाँ पे प्रत्यय है दोस्तों। तो मूल धातु पा और कत्वा प्रत्यय मिलकर आपका किस शब्द का निर्माण करता है? किस शब्द का निर्माण करेगा? तो आपका जो वह शब्द होगा वह होगा पीत्वा। पा धन कत्वा बराबर पीत्वा। अगर आ गया कि पीत्वा में प्रत्यय निकालिए तो कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है। यूट्यूब पे अगर शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना चाहते हैं और अपने सिलेबस के आधार पर तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी समय है कि आप शुरू से भी अगर तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। सभी क्लासेज अटेंड कीजिएगा। प्रश्न आ चुका है। नी धातुकार लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा। अब नी धातु हमें पहुंचना है। अब नी धातु हम पहुंचेंगे, वहां पे हमें लट लकार खोजना है। ठीक है, अब लट लकार में प्रथम पुरुष भी देखना है। ठीक है, उसमें फिर आपका एक वचन भी देखना है। चलिए सभी लोग सोचिए क्या होगा। नी धातु के लगाइए, सभी लोग, सभी को लगाना है नी धातु में। ये आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पा धातु का पूछा जाता है। ठीक है, दा धातु, दृश्य धातु हो गया। इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक एक नंबर लेकर जो आपका स्कोर होता है, यानी हमें सिलेक्शन मिलता है, तो यहीं से मिलता है। तो आपका यहाँ पे नेस्यति हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? नेस्यति यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा। अब पितृ शब्द का बताना है। ठीक है, पितृ शब्द का सभी लोग बताइए, पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या बनेगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को वेलकम है दोस्तों। यहाँ पे मेहनत करेंगे, जो तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेहनत करिए, तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पाइए। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। पितृ शब्द का यहाँ पे बताना है। ठीक है, पा शब्द का नहीं बताना है, पितृ शब्द का पूछा गया है। चलिए तो राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या होने वाला है। होगा इसका पितृज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृज्ञ हो जाएगा। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या बनेगा? पितृज्ञ बनेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न आता है, संस्कृत में आपको गिनती आनी चाहिए, 1 से लेकर 100 तक गिनती आपको आनी चाहिए। यहाँ से 1 से 2 नंबर का आना ही आना, जो कन्फर्म है दोस्तों। तो 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे? सभी लोग कमेंट करेंगे। खट विंशति कहेंगे, खट विंशति कहेंगे, खट विंशत कहेंगे। तो विंशत यानी सभी लोग जानते हैं क्या होता है? 20 होता है, 20 होता है। तो राइट ऑप्शन चूज कर लेते हैं। खट देखिए विंशति होना चाहिए। ठीक है, अब विंशति में कौन कौन सा होता है? तीनों में समान है। तो आपका क्या हो जाएगा? खट विंशति आपका हो जाएगा, 26 को बोलते हैं। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मॉडल पेपर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना। तो इनमें से अव्यय पद नहीं है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, रीते यह अव्यय पद है, कदा भी अव्यय पद है, एकधा ये भी अव्यय पद है,
लेकिन जो जालजय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जालजय है, तो यह जालजय आपका अव्यय पद नहीं है। ठीक है, कदा अव्यय है, रीते, एकदा, ये तीनों क्या है, अव्यय पद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 4-5 प्रश्न और रह गए हैं। बृहत कथा के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे संस्कृत में जो आपकी बृहत कथा है इनके लेखक कौन है। सुबंधु हैं, वाणभट्ट हैं, गुणाढ्य हैं, गुणाढ्य है, या आपके दंडी हैं। तो बृहत कथा के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे बृहत कथा के लेखक कौन है। तो आपके राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, बृहत कथा के लेखक कौन है आपके? गुणाढ्य है। ठीक है, गुणाढ्य है आपके बृहत कथा के लेखक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे कि इनमें निम्नलिखित में से पदों में कौन सा पद अशुद्ध है। अशुद्ध पद की पहचान करना है। आपके जो पद दिए गए संस्कृत में हैं, जो आपके एग्जाम में आना है। ठीक है, तो रामय हरिश गच्छत, ये बिल्कुल शुद्ध है। ते अत्र कदा आगच्छन्ति, किम अहम पठानि, ये भी सही है। अयम एका बालिका आगच्छति, अब यहाँ पे अयम जो लिख गया ये आपका गलत लिख गया है। तो अयम एका बालिका आगच्छति जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है। चलिए इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। और जायसवाल कोचिंग सेंटर यानी शिक्षक भर्ती का चैनल सिलेक्शन पाना है तो लाइक शेयर करते रहेंगे, क्योंकि आपका फैमिली है, आपका परिवार है। अपने परिवार को बताना, अपने परिवार का नाम रोशन करना, आगे बढ़ाना, ये गर्व की बात होती है दोस्तों। अब मुझे गर्व है कि आप लोगों मेरे परिवार है, आप लोग मेरा परिवार हैं और इस टीम, इस यूट्यूब चैनल के आप लोग सदस्य हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसका पर्यायवाची समूह सही है? सही समूह पर्यायवाची बताएं। देखिए पर्यायवाची भी आता है, उपसर्ग भी आता है, प्रत्यय भी आता है। ठीक है, चलिए तो पर्यायवाची सही समूह का चयन करना है। तो फोर्थ ऑप्शन है, कामदेव के स्कंद, मयू और कुमार होते हैं। ठीक है, कामदेव के पर्यायवाची सही, कामदेव को स्कंद, मयू और कुमार है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी मित्रों को वेलकम है। दुगनी एनर्जी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और उसी एनर्जी के साथ एंड करते हैं, ताकि सिलेक्शन के दिन आपके एनर्जी कायम रह सके। तो उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है, यह आपका पेडागोजी का प्रश्न है। उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है, कौन नहीं होता दोस्तों उच्चारण कौशल से संबंधित? दोस्तों अक्षराभिव्यक्ति उच्चारण कौशल से संबंधित है, गति भी है और विराम भी, ये सभी उच्चारण कौशल से संबंधित है। लेकिन आपका भावातिरेक जो है या भाव अतिरेक जो है यह आपका उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। अक्षरों की अभिव्यक्ति, गति, विराम, ये लय, ये सब क्या है, उच्चारण कौशल से संबंधित हैं। लेकिन आपका भाव अतिरेक जो है यह आपका उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। आगमन विधि का सही क्रम क्या है? दोस्तों आगमन विधि जो संस्कृत में है आपकी, उसका सही क्रम क्या है? पहले क्या होगा आगमन विधि में? पहले क्या होता है, देखिए पहले होता है उदाहरण। सभी लोग जानते हैं आगमन यानी उदाहरण, इतना तो समझ लीजिए। उदाहरण के बाद क्या होता है, प्रस्ताव होता है। ठीक है, फिर होता है निरीक्षण करना, फिर आपका होता है नियम का निर्धारण करना, और फिर आपका परीक्षण होता है। अब देखिए बी और डी लगभग सेम है, लेकिन इसमें निरीक्षण है, इसमें नियम निर्धारण कर दिया, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उपरा नी परीक्षण, जो नी वाला है, जो सबसे 4 वर्ण है पहले आएगा और ज़्यादा वर्ण वाले बाद में आएगा, ये सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है संस्कृत शिक्षण पद्धति है? तो संस्कृत शिक्षण पद्धति कौन है? व्याकरण पद्धति, अनुवाद पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, उपर्युक्त सभी। तो संस्कृत शिक्षण पद्धति कौन सी है? सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी लोग जानते हैं संस्कृत शिक्षण, साथ में इतने प्रश्न करा चुका हूं दोस्तों, लगभग मैंने अगर शुरू से लिया जाए अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग 500 MCQs कंप्लीट कर दिया संस्कृत पेडागोजी के। तो अभी भी अगर 30 में 30 नहीं लाए भैया तो क्लासेज जरूर देखिए, दोबारा क्लासेज देखिए। तो संस्कृत शिक्षण पद्धति कौन है? तो ये सभी आपके व्याकरण पद्धति हो गई, विश्लेषणात्मक पद्धति हो गई, अनुवाद पद्धति हो गई, ये आपके तीनों जो है क्या है, ये भी आपके संस्कृत शिक्षण पद्धति हैं। ये तीनों पद्धतियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है, देखिए पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, या उपर्युक्त सभी। तो ज़्यादा बच्चे उपर्युक्त सभी करेंगे, मुझे पता है 80% लोग बच्चे यही करते हैं, और यही दिक्कत होती है, यही दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी ज़्यादातर सही होता है। ये आपका एक मोरल मोटिवेशन है, ये एक मोरल क्वेश्चन होते हैं। तो शिक्षण सूत्र सभी लोग जानते हैं, पूर्ण से अंश की ओर, यह आपका शिक्षण सूत्र है।
निश्चित से अनिश्चित की ओर ये भी शिक्षण सूत्र है, और सरल से कठिन की ओर ये भी आपका शिक्षण सूत्र है। तो आपको उपर्युक्त सभी शिक्षण सूत्र हैं। ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस के साथ बताइएगा, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर यानी मैं जायसवाल सर दोस्तों, आपकी जितनी भी क्लासेज यहाँ पर होती हैं सभी आपके एग्जाम पैटर्न पर, आपके सिलेबस के आधार पर होती है। और ये पीडीएफ फाइल मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे कल या परसों तक, एक दो दिन के अंदर, और विथ आंसर करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोगों का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए सभी लोगों को धन्यवाद है दोस्तों। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेज होती हैं आपके एग्जाम पैटर्न पर होती हैं, आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं या संभावित प्रश्न होते हैं। तो चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें, अपने सिलेबस के अनुसार आपका प्लेलिस्ट उठाएं और अपना स्टडी करना शुरू करें दोस्तों। तो जायसवाल कोचिंग सेंटर यानी हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।